हेलो एवरीवन। मास्टर जी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 8th का साइंस चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ डैश डैश एंड डैश, यानी तीनों खाली जगह में क्या आएगा। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए एसिड, बेसेस और सॉल्ट। ओके। बी नंबर, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज इफेक्ट्स। इसका आंसर हो जाएगा केमिकल, यानी केमिकल इफेक्ट्स कहलाता है। सी नंबर, इफ यू पास करेंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से करेंट को पास करवाते हैं। कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द, यानी ये कहाँ पर जाके कॉपर जाके चिपक जाते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि टर्मिनल पॉजिटिव या नेगेटिव के पास जाकर ये शिफ्ट हो जाते हैं या फिर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए नेगेटिव के पास। ओके। क्वेश्चन नंबर डी, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एन डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, यानी एक धातु पर दूसरे धातु का लेयर चढ़ाने का जो प्रक्रिया था उसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से हम जान रहे थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द फ्री इंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन, यानी मान लीजिए ये सॉल्यूशन बना हुआ है और इसका ये जो इंड दोनों आपको दिखाई दे रहा है, इसे किसी सॉल्यूशन में हम डुबा रहे हैं या डीप कर रहे हैं। द मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन। अब जब भी हम इसके अंदर डीप कर रहे हैं सॉल्यूशन में, अब ये किस चीज़ का सॉल्यूशन है ये हमें नहीं पता है। तो जब भी इन दोनों नीडल को, प्लस और माइनस को जब हम डीप कर रहे हैं, तो यहाँ जो मैग्नेट का नीडल है वह डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी हिल रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए द डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल शोज दैट द सर्किट इज कंप्लीट and the solution conduct electricity, that is it is a good conductor। तो इसके पीछे यह हो सकता है कि कंपास का नीडल इसीलिए हिल रहा है क्योंकि इसका पूरा एक सर्किट जो है कंप्लीट हो जा रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है। और इसमें जो सॉल्यूशन हमने जिस सॉल्यूशन में नीडल को डाला वह एक गुड कंडक्टर रहा होगा, इसलिए हमारा कंपास वर्क कर रहा है, इसका नीडल जो है वह डिफ्लेक्शन कर रहा है। इसके पीछे का रीजन यही था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर 14.9 में कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट। तो इसका क्या आंसर हो जाना चाहिए, यानी किन किन सॉल्यूशन के साथ ये चीज़ हम कर सकते हैं ताकि इसका जो नीडल है कंपास का वो डिफ्लेक्शन करे, वो कौन कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसका आंसर हो सकता है विनेगर, लेमन जूस एंड टेप वाटर। समझ गए बात को, यानी सिरका, लेमन जूस मतलब नींबू का रस और टेप वाटर मतलब नल का पानी। ये तीनों अगर हम सॉल्यूशन इसमें डालें बारी बारी से करके तो हमें देखने को मिलेगा कि कंपास का नीडल हिल रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर 14.10, यानी इस फिगर में जो दिखाया गया है इसमें ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं कर रहा है। लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन इन योर आंसर। ठीक है। तो इसका आंसर कुछ हम इस तरह से कर सकते हैं, द बल्ब में नॉट ग्लो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी इन चीज़ों के कारण हो सकता है कि बल्ब ग्लो ना करे। नंबर 1, द वायर इन द सर्किट में बी लूजली कनेक्टेड, यानी ये जो वायर जो हमने कनेक्ट किया है यह लूज हो सकता है, प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो सकता है।
सेकंड नंबर, द बल्ब में बी फ्यूज, या फिर हो सकता है कि यह बल्ब ही फ्यूज हो, इसलिए यह टेस्टर हमारा काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर थर्ड, द सेल्स में बी यूज्ड अप, या हो सकता है कि ये सेल्स का, जिस सेल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो, इसमें बचा ही ना हो, ठीक है, पुरानी हो गई हो, इसीलिए हो सकता है कि ये हमारा बल्ब ग्लो ना कर रहा हो। और लास्ट पॉइंट, 4 नंबर, द लिक्विड में बी एन इंसुलेटर दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हो सकता है कि जो सोल्यूशन इस कंटेनर में हमने डाला है वह पुअर कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, ठीक है, इसीलिए करंट हमारा पास नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा बल्ब जो है वह ग्लो नहीं कर रहा है। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्या कह रहा है, इसको अच्छे से आप समझिए। अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स, लेवल ए एंड लेवल बी। यानी जो टेस्टर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए कि उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो एक को हमने मेजर किया, एक सॉल्यूशन को नाम दे दिया ए और दूसरे को दिया बी। It is found that the bulb of a tester glow brightly for a liquid A while it glows very dimly for liquid B. You would conclude. अब जो हमने A नंबर पे लेवल लगाया था तो उसको जब हमने चेक किया तो बल्ब बहुत अच्छा ब्राइटली जल रहा था, यानी वो ग्लो कर रहा था। वहीं अगर बी की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा डीम जल रहा था, यानी हल्की रोशनी दे रहा था। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 तरह का दे रहा है। फर्स्ट नंबर, लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ देन लिक्विड बी, यानी जो लिक्विड ए है वो लिक्विड बी से कहीं अच्छा सॉल्यूशन है। लिक्विड बी इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए, या बी जो है वो ए से कहीं अच्छा है। पॉइंट नंबर थर्ड में क्या दिया है, बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग, यानी दोनों लिक्विड समान रूप से कंडक्टिंग कर रहा है। फोर्थ नंबर, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर इन दिस मैनर, यानी इस तरह से हम जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज है वो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इन चारों में से आंसर जो है वह फर्स्ट नंबर हो जाएगा, यानी लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो प्योर वाटर होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता है। इफ नॉट, अगर नहीं करता है, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग, तो इसके साथ हम ऐसा क्या करें कि वो कंडक्ट करना शुरू कर दें। ओके, तो जो ये इतना दूर का जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, यानी उसमें करंट पास हो सकता है, तो यहाँ पे जो इतना दूर का आंसर होगा वह नो होगा, यानी नहीं, प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। इसके पीछे का कारण क्या है? प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, बट when salt is dissolved in pure water it conduct electricity। अगर हम इस प्योर वाटर में अगर हम कॉमन सॉल्ट को डाल दें, यानी नमक को डाल दें, तो यह कंडक्टिंग करना दोबारा शुरू कर देगा। कारण क्या है? क्योंकि NaCl में क्या होता है, अगर NaCl Na को अलग और Cl को अलग हम करेंगे तो इसमें क्या होगा, आयंस आएगा, ठीक है। और जब भी जो लिक्विड होता है उसमें अगर आयंस हो तो इलेक्ट्रिक को, यानी जो करंट है, करंट को आसानी से पास होने देता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अब समझिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। इन केस ऑफ अ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर हॉजेज, यानी ऐसा कहीं अगर होता है कि कहीं पे आग लगी है तो फायरमैन क्या करता है कि पानी डालने से पहले दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया। एक्सप्लेन वाई दे डू दिस, यानी मान लीजिए किसी मकान में अगर आग लग गई है, ठीक है, और फायर ब्रिगेड आई, तो वो क्या करेगा कि जहाँ आग लगी है घरों में वहाँ पे पानी डालने से पहले वो क्या करेगा, घर का जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है उसको वो डिस्कनेक्ट कर देगा, यानी घर में बिजली ना जाए, ठीक है। तो ऐसा वो क्यों करता है? तो इसका आंसर सुनिए। द वाटर इज यूज इन द वाटर हॉजेज इज
नॉट प्योर वाटर एंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो घरों में पानी आता है या फिर ये जो अपने हौज से जो पानी वो डाल रहे हैं आग बुझाने के लिए, वो शुद्ध पानी नहीं होता है, उसमें आयंस होता है। ठीक है, तो आयंस होने के कारण अगर घर में जो बिजली आई हुई है तो उससे क्या होगा कि शॉर्टेज जो शॉक लगने का डर रहेगा। तो ठीक है, तो जो पानी डाल रहा है, जो फायरमैन पानी डाल रहा है, हो सकता है कि उसको करंट लग जाए, तो इसलिए वो क्या करता है कि मेन स्विच को कट कर देता है। ठीक है, सो द फायरमैन शट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बिफोर स्प्रेइंग वाटर टू सेव देमसेल्फ एंड अदर पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशन। समझ गए बात को? तो खुद को शॉक लगने से तो बचाता ही है, दूसरों को भी शॉक लगने से बचाता है। इसके पीछे का कारण यही है। क्वेश्चन नंबर 8, a child staying in a coastal region tastes the drinking water and also sea water with his taster। अब मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, अब वो टेस्ट कर रहा है, ठीक है, एक तो ड्रिंकिंग वाटर के साथ और दूसरा सी वाटर के साथ। बात समझ में आ रहा है? ही फाइंड दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन द केस ऑफ सी वाटर, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन। यानी जो ड्रिंकिंग वाटर था उससे कहीं ज़्यादा जो सी वाटर को वो चेक करता है तो उसका कंपास का नीडल ज़्यादा डिफ्लेक्शन करता है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है यह आपको बताना है। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का तो इसका आंसर हो जाना चाहिए द सी वाटर कंटेन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन कंपैरिजन टू ड्रिंकिंग वाटर। यानी सी वाटर में नमक ज़्यादा होता है ड्रिंकिंग वाटर के मुकाबले। Hence the sea water is better conductor of electricity। इसीलिए सी वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत अच्छी होती है ताकि वो कंडक्ट ज़्यादा करता है ड्रिंकिंग वाटर से। इट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इन द वायर, जिसके कारण क्या होगा कि उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पैदा करता है, इसीलिए कंपास का नीडल डिफ्लेक्स करता है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 9, is it safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoor during heavy downpour? ठीक है, एक्सप्लेन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि इज इट सेफ, क्या जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसे इलेक्ट्रिकल रिपेयर वाले जो सामान होते हैं उसको मान लीजिए कि बारिश वारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो क्या उसे ये सामान ले जाना चाहिए या बाहर जाके काम करना चाहिए पोलों पर? अगर वो पोल पे चढ़ के काम करता है जहाँ पे हैवी लोड होता है तो क्या इस तरह से उसे काम करना चाहिए बाहर जाकर? ठीक है, ये आपको बताना है कि अगर जाता है करता है तो क्यों करता है, नहीं करता है तो भी क्यों नहीं करता है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 को समझाना है। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए कि वह नहीं जाके काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि it is highly dangerous to carry out the electrical repairs outdoor during the heavy downpour। यानी बाहर अगर ज़्यादा बारिश हो रही है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो जो रेन वाटर होता है वो भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिशियन को शॉक लगने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इससे क्या हो सकता है, इट कैन कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन एज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसलिए वो बाहर जाके काम नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, पहली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज अ गुड एज डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर की तरह जो है जो रेन वाटर है वो भी अच्छा होता है। ठीक है, इन्होंने ऐसा सुना है, पहली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल वाटर। जिस तरह से डिस्टिल वाटर अच्छा होता है ठीक उसी तरह रेन वाटर भी शुद्ध होता है। इन्होंने ऐसा पहले ने सुन रखा था कहीं से। सो शी कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ क्लीन ग्लास टम्बलर एंड टेस्टेड इट यूजिंग टेस्टर। तो पहले ने क्या किया कि रेन वाटर को एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया कि कलेक्ट कर टेस्टर से चेक किया। टू हर सरप्राइज शी फाउंड दैट द कंपास नीडल शोड डिफ्लेक्शन। इन्होंने देखा कि अरे ये जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्शन कर रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है ये आपको बताना है। व्हाट कुड बी द रीजंस? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का, रेन वाटर इज प्योर वाटर विच इज एन इंसुलेटर बट it gets mixed with the air pollution like sulfur dioxide and nitrogen oxide and form acidic solution।
कहने का मतलब कि रेन वाटर जो है वो शुद्ध तो होता है, डिस्टिल वाटर की तरह अच्छा तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का वो गुड कंडक्टर होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर डिस्टिल वाटर को अगर हम टेस्टर से चेक करें तो जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्शन नहीं करता है। तो फिर ये रेन वाटर के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जब बारिश की पानी गिरने लगती है, ठीक है, अपने हवाओं के थ्रू होकर वो गिरने लगता है, तो इस उस क्रम में क्या होता है कि उसके साथ जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी चीज़ें जो हैं, पॉल्यूटेंट जो है, पॉल्यूशन, वो सब उसके साथ मिक्स हो जाता है, जिसके कारण जो रेन वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, और वो फिर क्या बन जाता है, वो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाता है। टू हर सरप्राइज शी फाउंड, तो अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि वह गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए कंपास का जो नीडल है वो शो करने लगता है डिफ्लेक्शन करते हुए। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 11, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। कहने का मतलब कुछ ऐसा लिस्ट बनाइए जो आपके आसपास में देखने को मिल जाए या मौजूद हो जो इलेक्ट्रोप्लेटेड हो। इलेक्ट्रोप्लेटेड समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक जो आपने पढ़ा था वहाँ से, यानी कुछ ऐसे वस्तुओं को आप लिखिए जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके बना हो, जैसे साइकिल का हैंडल हो गया, या फिर आपके बाथरूम में या किचन में जो नल लगा हुआ है वो चीज़ हो गया, और भी जो मेटेलिक कोई चीज़ है वो हो गया। इसके बारे में आपको कुछ लिस्ट बनाना है। तो इसका हम कुछ लिस्ट इस तरह से बता सकते हैं, साइकिल का हैंडल, या फिर आपके जो दरवाजे में हैंडल लगा होता है वो भी शाइनी ऑब्जेक्ट होता है। टेप हो सकता है बाथरूम में नल के, या फिर किचन में जो नल होता है वो हो सकता है। रिम्स ऑफ साइकिल हो सकता है, यानी साइकिल का जो रिम वो हो सकता है। आपके बाथरूम में जो शावर लगा है वो हो सकता है। बाइक का जो रिम होता है वो हो सकता है। गैस बर्नर हो सकता है। टीन कैंस हो सकता है। मेटेलिक अलमीरिया हो सकता है। ठीक है, बेल्ट का जो बकल होता है वो हो सकता है। तो ये सभी लिस्ट इसमें आ जाएंगे इलेक्ट्रोप्लेटेड में। समझ गए बात को? क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस दैट यू शो इन एक्टिविटी 14.7। अगर आपको एक्टिविटी 14.7 याद होगा तो उसमें क्या दिखाया गया है, इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, यानी कॉपर का जो प्यूरिफिकेशन होता है। अ थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड अ थिक रोड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज्ड electrodes. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why? यानी कौन सा टर्मिनल जो है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो किस प्लेट के साथ अटैच करे, ओके, बैटरी के साथ, और क्यों करे, इसका ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए, द थिक रोड ऑफ इम्प्योर कॉपर प्लेट इज टू बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बिकॉज when electric current is passed through the copper surface solution it gets dissociated into copper and sulfate. The free copper being positively charged gets drawn to the negative terminal of the battery and get deposited on it. On the other hand, of the loss of copper from the solution is regained from the impure copper rod which is attached to the positive terminal of the battery. अगर आपने एक्टिविटी 14.7 को इससे पहले वाले वीडियो सेकंड पार्ट में अगर देखा होगा आपने, तो आपको अच्छे से यह आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे, समझ लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका जो PDF है फाइल वो मैंने डाल रखा है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।